हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम एक रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर दैट इज़ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आपने सिर्फ इस वीडियो को सुनना है और ऐसा करो, सबसे पहले सुनने से पहले अपने कानों में हेडफोन्स लगाओ। ठीक है, और लेट जाओ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सोना नहीं है। ठीक है, सिर्फ चुपचाप इस वीडियो को सुनते रहो और सोना बिल्कुल भी नहीं है, हेडफोन्स लगा के ही सुनना है। ठीक है, तो रिवीजन वीडियो है एसिड्स एंड बेस के चैप्टर को लेके। तो देखिए, एसिड एंड बेस के चैप्टर में आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ एक कंसेप्ट है एसिड एंड बेस के रिगार्डिंग। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे आपके पास एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ कंसेप्ट आते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स की कंसेप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है आपके पास। तो चलिए वन बाय वन हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जो कि आपका एक रिवीजन लेक्चर होगा। ठीक है, तो पहले हम कुछ एसिड एंड बेसिस के कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट एसिड और बेस का दिया हुआ है वो याद रखना हमेशा ही अरहीनियस ने दिया है। ठीक है, और अरहीनियस का कंसेप्ट ही आपका टोटली टोटली एक्वा सोल्यूशन के ऊपर है। ठीक है, अरहीनियस ने सिंपल कंसेप्ट दिया हुआ है कि अरे भाई, प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर में होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो अरहीनियस ने सिंपली ये बोल दिया कि ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि वाटर में डिसोसिएट होके प्रोटॉन दे देंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है ना, वाटर में प्रोटॉन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो भी वाटर के अंदर, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस वाटर के अंदर प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एसिड। और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोल देंगे आपके पास बेसिस। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे एसिड एंड बेसिस के। तो एसिड एंड बेसिस के हमारे पास एग्जांपल्स होंगे। तो देखिए, प्रोटॉन कौन कौन दे सकता है, जिसके साथ एच पॉजिटिव आयन लगे होंगे। तो एच पॉजिटिव आयन किसके साथ लगे होते हैं, लाइक जो भी आपके एसिड्स होते हैं जो आपने लैब में देखे होते हैं, जैसे HCl है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये सारे के सारे वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर प्रोटॉन देंगे, तो सारे के सारे ये एसिड बिहेव करेंगे। ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं हमारे पास, बेस वो होते हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयन लगा होगा अकॉर्डिंग टू अरीनियस कंसेप्ट, और उसको हम वाटर में डालेंगे, वो डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन दे देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से होंगे, आपने जो लैब में देखे हैं, KOH देखा है आपने लैब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखा है, तो ये सारे के सारे बेसिस हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन ये आया कि हमारे पास जब ये सारे के सारे कंसेप्ट हैं एसिड एंड बेस को लेके, तो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर क्यों जाना है। ठीक है, तो देखिए कुछ एक लिमिटेशन है एसिड एंड बेस के रिगार्डिंग ऑफ अरीनियस कंसेप्ट। अब अरीनियस ने तो सिंपली ये बोल दिया कि जो प्रोटॉन देगा एक्वा सोल्यूशन में और जो हाइड्रोक्साइड देगा एक्वा सोल्यूशन में, वही एसिड एंड बेस जो है आपके पास बिहेव करेगा। ठीक है, जो जितनी जल्दी डिसोसिएट होकर प्रोटॉन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एंड सिमिलरली बेस के लिए भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रोटॉन नहीं होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। वो सारे के सारे जो है वो एसिड बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ तो प्रोटॉन नहीं है। सिमिलरली हमारे पास कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं, लाइक जैसे अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, वहाँ तो हमारे पास कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो वो सारे के सारे बेस कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये जो कंसेप्ट है अरीनियस कंसेप्ट, ये फेल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो याद रखना, सेकंड जो कंसेप्ट है वो है ब्रॉन्स लोरी कंसेप्ट। और ब्रॉन्स लोरी ने क्या किया था, ऑलमोस्ट अरीनियस की कंसेप्ट को ही पकड़ा। ठीक है, लेकिन उसने बात की इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, कि एक सब्सटेंस प्रोटॉन देगा, एक सब्सटेंस प्रोटॉन लेगा। ठीक है, तो उसका मेनली कंसेप्ट प्रोटॉन देने और लेने के ऊपर ही है। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस प्रोटॉन दे सकता है तो वो एसिड होगा, अगर वो लेगा तो आपके पास वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अरीनियस ने भी यही कहा है कि अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन देगा तो वो आपके पास एसिड होगा, लेकिन कहाँ पे, एक्वा सोल्यूशन में। ब्रॉन्स सिंपली ये बोलता है कि कोई भी प्रोटॉन दे सकता है तो वो एसिड है, अगर वो लेगा तो वो आपके पास जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मेरे पास ब्रॉन्स के एसिड होंगे सारे के सारे, क्योंकि एसिड क्या हुआ, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन देगा, तो जो भी मेरे पास प्रोटॉन डोनर होगा डेफिनेटली वो आपके पास अरीनियस एसिड भी होगा, क्योंकि अरीनियस एसिड भी वही होते हैं जो वाटर के अंदर जो है आपके पास H पॉजिटिव आयन दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो, याद रखना, ऑल ब्रोंस्ड एसिड जो होते हैं दे आर आल्सो अरीनियस एसिड एंड वाइस वर्सा।
ठीक है। जो भी आपके पास अरीनस का एसिड होगा वही आपके पास ब्रोंज्ड के एसिड होंगे, और जो ब्रोंज्ड का एसिड होगा वही आपके पास सारे के सारे अरीनस एसिड होंगे। ठीक है। तो देखिए प्रोटोन कौन दे सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, हाइड HCl हो गया आपके पास। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सारे के सारे ये प्रोटोन डोनर्स होते हैं। और प्रोटोन लेने वाला कौन सा होगा, प्रोटोन लेने वाले के एग्जांपल्स होंगे, जैसे आपके पास अमोनिया है। ठीक है। अमोनिया एक प्रोटोन लेके आपके पास बना देगा NH4 पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हम अमोनियम आयन। सिमिलरली वाटर है आपके पास, देखो सबसे बड़ा एग्जांपल तो याद रखना वाटर। ठीक है। वाटर एसिड भी बिहेव कर सकता है, वाटर बेस भी बिहेव कर सकता है। ठीक है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है आपके पास जो एसिड भी बिहेव करे और बेस भी बिहेव करे। ठीक है। तो वाटर प्रोटोन देगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, वाटर का बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्योंकि वहाँ से उसका H पॉजिटिव निकल गया है। ठीक है। सिमिलरली अगर वाटर प्रोटोन लेगा तो बेस होगा, और बेस बनने के बाद क्या बना देगा वो H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर्स। ठीक है। सोना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, सो मत जाना गलती से भी। तो देखिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है, जैसे मान लो एसिड है मेरे पास, अगर वो प्रोटोन रिलीज करता है, ठीक है, प्रोटोन दे देता है, जैसे HCl है, अगर HCl अपना प्रोटोन दे दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्लोराइड आयन बच जाएगा। तो वो जो है वो एसिड का क्या होता है, वो एसिड का हमेशा ही कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है। तो मतलब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा अगर आप एसिड में से एक प्रोटोन निकाल दो। ठीक है। सिमिलरली अब देखिए कोई बेस है ना आपके पास, ठीक है, बेस का काम क्या है, बेस प्रोटोन लेगा। ठीक है। अब जैसे आपके पास क्लोराइड आयन है, इसी को एग्जांपल को पकड़ रहा हूँ मैं, अगर हम उसके अंदर प्रोटोन डाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस का बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, याद रखना, एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनेगा आपके पास कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, सिर्फ प्रोटोन ऐड करना है और प्रोटोन जो है वो निकालना है, इतना सा काम है। ठीक है, आपके पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस जो है आपके पास अब बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड होगा, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा पुअर होता है। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज़्यादा पुअर होगा। सिमिलरली जितना स्ट्रॉन्ग मेरा बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। और आपने एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है, आपने एग्जाम्पल याद रखना है हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HI का। ठीक है। HI जो होता है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्राइड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, दैट इज़ योर आयोडाइड आयन, वो आपके पास बहुत पुअर बेस है आपके पास। लेकिन अगर बात करूँ मैं HF की, तो HF जो होता है ना हमारे पास, ये वीक एसिड है कंपेयर टू HI। लेकिन जो उसका कॉन्जुगेट बेस है फ्लोराइड आयन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपके पास। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट की ओर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके पास लुईस का कंसेप्ट। अरीनस कंसेप्ट फेल हो गया हमारे पास, क्यों फेल हुआ, क्योंकि इसने सिर्फ प्रोटोन देने और प्रोटोन लेने की बात की, लेकिन इसने ऐसा नहीं बताया कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास प्रोटोन ना हो वो क्यों एसिड कर एक्ट करेंगे, और जहाँ पे प्रोटोन ना हो वो क्यों बेस बिहेव करेंगे। क्योंकि मेनली इसका कंसेप्ट है एस प्रोटोन लेने के ऊपर, प्रोटोन देने के ऊपर। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया वो दिया आपके पास लुईस ने। लुईस बोलता है कि आपके पास अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, याद रखना, लुईस हमारा जो कंसेप्ट है वो थर्ड कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आपके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। ठीक है, सो जाना नहीं है, ध्यान रखना, सोना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। तो लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा हमारे पास कि अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, दो ही चीज़ें होंगी, या तो वो ले सकता है या वो दे सकता है। ठीक है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो एसिड होगा। और ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे आपके पास लुईस बेस। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सीधे लेके जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो है आपके पास मेटल आयंस होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। अब मेटल आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, किससे करते हैं, लिगेंड से करते हैं। लिगेंड्स के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल को देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा, और जो देगा वो आपके पास बेस हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना, आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती है मेटल कटायन और लिगेंड्स के बीच, वो होती हैं आपके पास एसिड बेस रिएक्शन, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शंस। ठीक है। तो मेटल आयंस जो होंगे वो आपके लुईस एसिड बिहेव करेंगे, क्योंकि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और जो आपके पास हमारे बेसिस होंगे दैट इज़ योर लिगेंड्स, ठीक है, वो आपके पास एज अ बेस बिहेव
बिहेव करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई भी कैटायन होगा आपके पास, कोई भी कैटायन जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, वो सारे के सारे आपके पास लुईस एसिड बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो कि आपके पास लुईस एसिड जो है वो बिहेव करेगा, ठीक है। और सिंपली बेसिस कौन से होंगे जिनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके पास बेसिस हो जाएंगे। तो जो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है सारी की सारी, ठीक है, उसमें जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे कैसे हुए, वो सारे के सारे लिगेंड्स आपके पास लुईस बेस हुए, ठीक है। और मेटल आयंस तो आप सभी को पता है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे सारे के सारे आपके पास लुईस एसिड होंगे। तो लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शन हमारे पास क्या बना के देगी, ये आपके पास बना के देगी आपके पास लुईस एसिड, और जब लुईस बेस आपके पास रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास इन दोनों का एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, एडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, दैट इज योर लक्स फ्लड कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखना कि जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में रिएक्शन होगी, आपके पास हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दूसरा उसको ले रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी कोऑर्डिनेटेड टाइप, ठीक है, जिसको आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे चौथे कंसेप्ट की ओर, दैट इज योर लक्स फ्लड कंसेप्ट। देखिए लक्स फ्लड कंसेप्ट तो आपके पास सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एसिड और बेसिस होंगे वो मेनली आपके पास ऑक्साइड आयन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, O2 नेगेटिव आयन के ऊपर, ठीक है, हमारे ऑक्साइड आयन, ठीक है, जिसको आप सभी पढ़ते ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, O2 नेगेटिव आयन जो ऑक्साइड आयन होता है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस या तो ऑक्साइड आयन लेगा या उसको देगा, ठीक है, तो जो लेता है आपके पास वो आपके पास एसिड होगा, ठीक है, बेस जो आपको उसको देगा, ठीक है। सिमिलर टू योर जो आपका लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है उसी की तरह, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो आपके पास एसिड है, जो देगा वो आपके पास बेस है। यहाँ पे हमने किसकी बात कर दी, अब ऑक्साइड आयन की बात कर दी। तो जो आपके पास लेगा, ठीक है, जो आपके पास एक्सेप्ट करेगा उसको, जो लेगा वो आपका एसिड हो जाएगा, और जो उसको डोनेट करेगा वो आपके पास जो है वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास अब एसिड के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके पास बेसिस हैं, ठीक है, पहले बेसिस की बात करते हैं, जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये सारे के सारे इनके पास ऑक्साइड आयन देने की टेंडेंसी है, तो ये सारे के सारे बेस बिहेव करेंगे। एसिड कौन करेगा, जो ऑक्साइड आयन ले सकता है, लाइक सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अब आप सभी को पता है सल्फर ट्राईऑक्साइड अगर एक ऑक्साइड आयन ले लेगा तो हमारे पास सल्फेट आयंस बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे आपके पास एज एन एसिड, ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ कंसेप्ट आता है वो है उसानोविच कंसेप्ट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपने इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। उसानोविच सिंपली ये बोलता है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, ठीक है, जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, कैटायंस देगा, और आपके पास एनायंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मतलब एसिड वो है जो आपके पास बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, कैटायंस को देगा, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करेगा एनायंस को, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। सिमिलरली बेस बेस भी इसी तरह होता है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और उसके बाद एनायंस को देगा, ठीक है, एनायन नेगेटिव आयंस देगा, और साथ में क्या करेगा, आपके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर कैटायंस के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो नहीं है ये, फिर भी आपने याद रखना है इस चीज़ को भी। अब लास्ट में हमारा कंसेप्ट जो आता है दैट इज योर सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ना आपका इंपॉर्टेंट भी है, और सिंपल सब आपके पास ये कंसेप्ट है। ये आपके पास क्या बोलता है, सिंपली ये बोलते हैं ना कि अगर कोई भी हमारे पास सब्सटेंस, ठीक है, देखिए पहले याद क्या रखना है, सॉल्वेंट हमारे पास स्प्लिट होता है दो चीज़ों के अंदर, एक कैटायन के अंदर एक एनायन के अंदर। जैसे वाटर है ना, वाटर बनाता है आपके पास H पॉजिटिव आयन, और आपके पास दूसरा बनाता है आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन H पॉजिटिव बहुत छोटे साइज़ का होता है, इसके लिए वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपके पास एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी स्पीसीज को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो या तो वो कैटायन बनाएगा उस सॉल्वेंट का, या फिर उसका एनायन बनाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल लूँ, या तो उसका कैटायन बनेगा, जैसे वाटर है ना आपके पास सॉल्वेंट, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालता हूँ, अगर या तो वो H3O पॉजिटिव बनाएगा या फिर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो अगर वो कैटायन देता है, कैटायन मतलब H3O पॉजिटिव वाटर में, ठीक है, अगर कैटायन बनाता है तो आपके पास एसिड होगा, अगर एनायन बनाएगा तो आपके पास वो बेस होगा, सिंपल याद रखना है, ठीक है। और ये बनेगा किसके, मैं सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्वेंट का जो बनेगा कैटायन एनायन, ठीक है। जैसे आपके पास मान लो वाटर के अलावा हमारे पास अनदर जो सॉल्वेंट है दैट इज योर, मान लो अमोनिया है, तो अमोनिया के कैटायन एनायन होते हैं आपके पास अमोनियम आयन एंड अमाइड आयन, दैट इज NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो अगर कोई सब्सटेंस अमोनिया में NH4 पॉजिटिव देगा, मतलब
सॉल्वेंट का कैटायन देगा, अमोनिया का कैटायन, तो वो एसिड होगा। और अगर अमोनिया का एनायन बनाएगा दैट इज NH2 नेगेटिव, तो वो उसके अंदर बेस बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग की और दैट इज योर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। सोना नहीं है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हमारे पास ना आपके मेटलाइंस होंगे और लिगेंड्स होंगे जो कि आपके पास एसिड बिहेव करेंगे और आपके पास बेस बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या याद रखना है? ठीक है, आपने याद ये रखना है कि कौन से हमारे हार्ड एसिड होंगे, कौन से हमारे जो है वो सॉफ्ट एसिड होंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक्स है हमारे पास। जो कटायन होंगे स्मॉल साइज के, ठीक है, छोटे साइज वाले जो भी कटायंस होंगे और जो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कटायन होंगे, वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपके पास? हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड एसिड। ठीक है, और जो भी हमारे पास एसिड्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, और या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जिनको हम इजीली पोलराइज नहीं कर सकते हैं, वो आपके पास कैसे हो जाएंगे? वो होंगे सारे के सारे हार्ड एसिड। मतलब हार्ड एसिड क्या हुए? जो कि आपके पास बहुत स्ट्रांगली किसी प्रोटोन से बॉन्डेड होंगे। ठीक है, छोटे स्मॉल साइज में होंगे और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई होगा। ठीक है, अगर कोई भी मान लो अगर आपके पास कोई भी मेटल आयन है, उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी, वो हमेशा ही हार्ड होगी। ठीक है, और वैलेंस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे हार्ड एसिड होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ठीक है, सबसे छोटे साइज के कौन से होते हैं आपके पास? स्मॉल साइज वाले कौन से होते हैं आपके पास? जो अल्कली मेटलाइंस के हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले सारे के सारे, ठीक है, वो स्मॉल साइज़ के हैं और चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होती है उनकी। ठीक है, इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हमारे पास अगर बात करूँ ट्रांजिशन मेटल्स के, ठीक है, लाइटर वाले एलिमेंट्स जिनके ऊपर हाई चार्ज होगा, वो सारे के सारे आपके हार्ड एसिड होंगे। अगर सॉफ्ट एसिड की बात की जाए तो सॉफ्ट एसिड के कौन से होंगे? जिनके साइजेस कैसे होंगे? जिनके साइज़ बड़े बड़े होंगे। ठीक है, जो बड़े साइज़ के हैं और आपके पास जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होगी। ठीक है, आइदर मैं बोलूँगा जीरो होगी या फिर आपके पास बहुत लो होगी। ठीक है, और याद रखना सॉफ्ट एसिड जो होंगे आपके पास वो आसानी से पोलराइज हो सकते हैं। ठीक है, अब यही कंसेप्ट आएगा आपके पास हार्ड बेसिस के ऊपर। हार्ड बेसिस कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होंगे आपके पास? ये इनके कंपाउंड्स होंगे हार्ड बेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग ये है हमारे पास कि इनकी पोलराइजेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पोलराइजेशन वो कम होगी इनकी। सॉफ्ट एसिड में इसके उल्टा हो जाएगा। हमारे पास जो डोनर एटम्स होंगे सारे के सारे, जो डोनर एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, वो आपके पास कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले होंगे और आसानी से पोलराइज किए जा सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है रिगार्डिंग हार्डनेस एंड सॉरी हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास एक रूल आया जिसको दिया पियर्सन ने। पियर्सन ने एक रूल दिया जिसको बोला उसने HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। तो पियर्सन ने क्या कहा? पियर्सन ने सिंपली ये कहा हमारे पास कि जो हमारे हार्ड एसिड होंगे वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड बनाना विद दी हार्ड बेसिस, एंड सिमिलरली जो सॉफ्ट एसिड होंगे वो प्रेफर करेंगे सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाना। अगर हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है, मतलब हार्ड एसिड की हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस के साथ, तो जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपके पास। ठीक है, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो स्टेबल कंपाउंड होंगे आपके पास। लेकिन अगर हार्ड सॉफ्ट बना, ठीक है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या फिर हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड, ठीक है, या फिर ऐसे जैसे बनेंगे हमारे पास वाइस वर्सा, तो वो कंपाउंड जो है इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे कंपेयर टू हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। जो भी आपके एग्जांपल्स होंगे, जो भी आपको रिएक्शन दी गई होगी पेपर में, वहाँ पे देखना है कि हार्ड कौन सा है कैटायन और हार्ड बेस कौन सा है, उनको आपस में रिएक्ट करवाना है आपको। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको दे पेपर में डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेंगे, विच इज़ हार्ड एसिड, विच इज़ सॉफ्ट बेस, इस तरह के। अब देखिए के पास आपके पास उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक स्केल आती है फॉर दी हार्डनेस सॉफ्टनेस। ठीक है, उसको आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक स्केल है हार्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड हार्डनेस सॉफ्टनेस। ठीक है, उसको आपने जरूर करना है, वो भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो उसको तो मैं यहाँ करवा नहीं सकता हूँ अभी। ठीक है, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तो आप थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल पोर्शंस भी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट की और दैट इज़ योर कंसेप्ट रिगार्डिंग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं जनरल ग्रुप ट्रेंड्स की बात करूँगा पहले आपके पास सिंपली ना। अब आपने क्या याद रखना है कि आपने याद रखना है सबसे पहली चीज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी हमारे पास, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिक स्ट्रेंथ अलोंग दी पीरियड की बात की मैंने, ठीक है। पीरियड में आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ वेरी करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं सिंपल पकड़ूंगा, ठीक है, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज़ योर, मैं पकड़ूंगा आपका अमोनिया एंड मीथेन, ठीक है। पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन्स में। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा आपके पास HF। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पे हाइड्रो एसिड्स होंगे हमारे पास जो प्रोटॉन देंगे, उनमें से पीरियड में, ठीक है, पीरियड की बात की मैंने, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। लेकिन ग्रुप में आपने क्या याद रखना है, ग्रुप में ये जो आपका ऑर्डर होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप में आपका ये ऑर्डर अलग हो जाएगा। डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आपके पास जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास साइज का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ हेलोजन्स के जो एसिड होंगे, ठीक है, हाइड्रो एसिड्स ऑफ दी हेलोजन्स, जैसे आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है, HBr है, HI है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? आपका HI होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकेला फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे साइज फैक्टर जो है अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो साइज सबसे ज़्यादा किसका होता है? हमारे पास आयोडाइड आयन का होता है, ठीक है। तो इसकी पोलराइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। फ्लोराइड जो है आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये लेस पोलराइज होगा आपके पास, ठीक है। तो ये फैक्टर भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट थिंग दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। देखिए ऑक्सो एसिड्स में आपने क्या याद रखना है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी हमारे पास एटम की, ऑक्सो एसिड सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ आपके पास, जैसे मान लो ZOH, ठीक है, ZOH, ठीक है। तो Z आपके पास क्या होगा? एक एटम होगा, ठीक है, जो कि आपके पास मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, ठीक है। और उसका इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह देखा जाएगा हमारे पास। तो आपने याद रखना है इस केसेस में जब ऑक्सो एसिड्स होंगे, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो अगर क्लोरीन होगा तो उसका जो ऑक्सो एसिड होगा उसकी जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। और सोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हेडफोन्स लगाए रखो कान में और चुपचाप सुनते रहो कि क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी आपके पास, ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरह के HClO, HBrO, HIO, तो वहाँ पे आपके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो हमारे पास, ठीक है, और आपने क्या किया, आपके पास जो एडिशनल ग्रुप्स होते हैं, जो मैंने जेड की बात की थी, ठीक है, जैसे जेड के ऊपर एडिशनल आइटम्स होंगे, वहाँ पे आपने ऑक्सीजन बढ़ा दी है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पास एसिड्स होंगे लाइक HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार इनके नाम याद ही नहीं रहेंगे, ठीक है, कि कौन सा हाइपो होता है आपके पास, कौन सा क्लोराइड होता है, कौन सा क्लोरेट होगा। तो मैं डायरेक्ट आपके पास सिंपल बता रहा हूँ, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ वेरी कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे पास, ठीक है, इनमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी? एक है HClO, एक है HClO2, एक है HClO3, एक है HClO4। डेफिनेटली जिसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HClO4 की। जो मैंने नाम लिए, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? HClO4, जिसको हम बोलते हैं आपका पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस की टर्म्स में भी, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था ब्रॉन्ज कंसेप्ट के अंदर कि जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? उतना ही ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। तो मैं पकड़ रहा हूँ यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड को, ठीक है, दैट इज योर HClO4, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड HClO4, ठीक है। तो देखिए पर क्लोरिक एसिड में मेरे पास क्या होता है, पर क्लोरिक एसिड में आपके पास है जो एनायन बन रहा है दैट इज़ योर ClO4 नेगेटिव, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बेस स्ट्रॉन्ग वो होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से दे सकता है। लेकिन अगर उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ही आपके पास ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है कहीं पे, तो वो उसको दे नहीं पाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो पाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए HClO4 जिसका जो बेस बना ClO4 नेगेटिव,
4 ऑक्सीजन एटम है, नेगेटिव चार्ज को आसानी से अपने ऊपर डीलोकलाइज कर लेंगे थ्रू रेजोनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब नेगेटिव चार्ज इतना आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाएगा, तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो आपके पास कम हो जाएगी। अगर आपके पास बेस कम है तो जो इसका एसिड होगा वो कैसा होगा, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, सीधी सी बात। ठीक है, सिमिलरली HCl को पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, HCl दैट इज कॉल्ड एज योर हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका बेस, इसका एनाइन कौन सा बनेगा, ClO नेगेटिव। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन एटम है इस एनाइन को, इसका नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए, लेकिन इतना नहीं कर पाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आसानी से अवेलेबल हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बेसिक रिएक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है, दैट इज HClO, वो कैसा होगा, वो आपके पास बहुत पुअर होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आपके पास जो है वो ऑक्सो एसिड्स में, ठीक है, हेलोजेंस वाले में आपके पास जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन ये पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा जब हम बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस। बाकी आप जो मर्जी पकड़ो, नाइट्रोजन पकड़ो, सल्फर पकड़ो, सब में एक ही ट्रेंड आएगा, लेकिन सिर्फ फास्फोरस में नहीं होगा, याद रखना वहाँ पे आपके पास। ठीक है, फास्फोरस में आपके पास ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन आ गया H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सारा का सारा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ पे H3PO4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कि हमारे पास कितने प्रोटॉन्स जो हैं आपके पास वो यहाँ से डिसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ है अच्छा खासा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं जस्ट आपको ट्रेंड ही बता सकता हूँ, इस चीज़ को मैं इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप सिंपली वो वाला वीडियोज़ है जहाँ पे मैंने ये ऑर्डर बनाया हुआ है, आप उसको देखो, आपको वहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं चलेगा जिसके बारे में मैंने अभी बात की, वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा सारा का सारा। रिवर्स क्यों होता है वो आप उस वीडियो में जाके जरूर देखें। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो बात होगी ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रेंथ के बारे में। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, और हमारे पास जो ऑर्गेनिक में एसिड्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिनोलिक ग्रुप्स होगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह के। तो वहाँ पे आपके पास मेन दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है रेजोनेंस और आपका दूसरा जो इफेक्ट होता है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, कैसे ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, डेफिनेटली हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना अगर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, जैसे बात करूँ मैं एसिटिक एसिड, वहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने प्रोटॉन निकाल के आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्लोरीन लगा दिए। एक है एसिटिक एसिड, एक है आपके पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हुआ है यही चीज़ सेम। ठीक है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाएगी तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे होंगे, ठीक है, टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन उतनी ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एसिडिक एसिड जो है उसकी जो टेंडेंसी है प्रोटॉन देने की वो सबसे कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते जाएंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे कार्बन से अपनी तरफ को। इन टर्म्स वहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, वो उल्टा जो है आपके पास जो हाइड्रोक्सल प्रोटॉन्स होंगे उनको अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन की तरफ को जा रही है, तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, उसको क्या पड़ी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। पर जब कार्बन खींच रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द हेलोजन एटम, उसकी वजह से सारा का सारा ऐसा हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है आपके अपने जो 7 प्रोटॉन लगा हुआ है उसको किक मार देगा, तो बाहर चला जा भाई, मुझे तेरे प्रोटॉन से मतलब है। तो इससे क्या होगा, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते जाएंगे तो आपके पास क्या होता जाएगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब कार्बन बाई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो ऑक्सीजन को क्या पड़ी है कि मैं अपने साथ वाले के प्रोटॉन भाई इसके साथ वाले के इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच के उसको बाहर कर दूँ। ठीक है, जब ऑलरेडी पीछे वालों के इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो रही है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो वो अपने प्रोटॉन को नहीं जाने देगा। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पकड़ के रखेगा और उसको भी पकड़ के रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। ठीक
ठीक है। तो ये वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, इसको भी ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू रिलीज आपके पास जो इसका लोन पेयर होगा, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को वो आपके पास कम कर देंगे। लेकिन इससे उल्टा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ठीक है। अब सिमिलरली अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट फैक्ट दैट इज योर कॉल्ड एज योर रेजोनेंस फैक्ट भी चलता है। तो रेजोनेंस फैक्ट जो है आपके पास ये आपको स्टडी करने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेक्टर ऑफ बोरोन, बोरोन के जो हैलाइड्स होते हैं दैट इज BF3, BCl3, BBr3, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा भी हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो होना क्या चाहिए, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेटली BF3 जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो है वो बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। रेजोनेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है BF3 जो है उसमें हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है और इफेक्टिव होती है। क्यों होती है, फ्लोरीन भी 2p शेल वाला है आपके पास, बोरोन भी 2p शेल वाला है, तो आपके पास जो पी पाई ओवरलैपिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है। इसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा कंपेयर टू दैट ऑफ BBr3। BBr3 में क्या होता है आपके पास ब्रोमीन एटम है। ठीक है। बोरोन 2p का है लेकिन ब्रोमीन हो गया आपके पास 4p वाला। ठीक है। तो जो पी पाई ओवरलैपिंग है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास रिगार्डिंग एसिड एंड बेसिस रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपके जो मैक्सिमम सारे के सारे कंसेप्ट है इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग वो यहीं पे क्लियर हो जाएं इसी वीडियो के अंदर। ठीक है। आई होप अभी तक आप सोए नहीं हो, जागे ही हो। ठीक है। सिर्फ आपने इस वीडियो को सुनना है, जितना आपको याद रखता है, जितना आपको याद रहेगा आपने उसको देने की कोशिश करनी है एग्जाम्स में। ठीक है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना करने की कोशिश कीजिए, और ईजी चैप्टर्स हैं। ठीक है। सो thank you very much and all the very best for your exams.